नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव शर्मा। आप सभी का कृष्णा क्लासेस यूट्यूब मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय में जो आए दिनों सुर्खियों बटोरे रहता है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। क्योंकि दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में कहा है कि जो भारत की जो जीडीपी है, जितनी पहले एक्सपेक्टेड की गई थी 8.3%, अब उससे 1% कम ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये विषय अब चर्चा का विषय बन चुका है। तो हम चर्चा करेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है और आईएमएफ के और वर्ल्ड बैंक में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। और इसी के साथ हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक का सदस्य कैसे बना जाता है और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लोन में किस किस प्रकार से लोन देता है और क्या क्या दोनों के टारगेट है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप कृष्णा क्लासेस यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आगे का डिस्कशन जारी रखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। जो वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, उसका जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के साथ आईएमएफ, दोनों को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों की जो स्थापना की गई, फाउंडेड इन 1944, 1944 में दोनों को स्थापना की गई। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कहाँ है? ये एक जगह है यूएस में। क्योंकि दोस्तों, विश्व में 2 विश्व वार हो चुके थे 2 दशक में, जिससे पूरी विश्व में आर्थिक संकट और काफ़ी भूखमरी फैल चुकी थी। तो ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मद्देनज़र पूरे विश्व ने मिलकर एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया और 1944 में मिलके जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है, उसमें सब मेंबर ने मिलके 3 एग्रीमेंट पे पहल की। 3 एग्रीमेंट कौन से थे? पहला है वर्ल्ड बैंक, और दूसरा है आईएमएफ, और तीसरा है गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो अब किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गेट को हटा दिया गया है। इसके बारे में मैं अलग से आपके टॉपिक बताऊंगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो अभी हम आज के इस लेक्चर में मेनली जो मुख्य बिंदु हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक 1944 में फाउंड किया गया था और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट क्यों है? क्योंकि जो इसका टोटल आप कहेंगे वेल्थ जो वर्ल्ड बैंक के पास है, या कैपिटल जो वर्ल्ड बैंक के पास है, वो $300 बिलियन है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2/3 है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक उसका 1/3 है। इस वजह से वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम है, जो कि जिसमें कितने मेंबर है? 184 मेंबर। दोस्तों, अब जो मेंबर है वो बढ़ चुके हैं 189, पहले 184 थे। और इसके जो ऑफिस है 100 कंट्री में इसका ऑफिस है, और इसके जो स्टाफ है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्टाफ है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है। जो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका जो वो कार्य करता है रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इसे फॉर्म किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। और जो वर्ल्ड बैंक होता है वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। अगर आप वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं तो वो लगभग 20-30 साल 40 साल लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, और जो अगर आप आईएमएफ से लोन देंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, और इंटरेस्ट भी डिफरेंट रहता है दोनों में। दोस्तों, जो वर्ल्ड बैंक होता है वो प्रोजेक्ट फाइनेंस, जो हमारा स्पेशल जो प्रोजेक्ट होता है, जैसे आपका अभी रेल के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड की गई थी वर्ल्ड बैंक की ओर से। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेलवे थी इंडिया में, उसे शायद खुशीनगर में इस्टेब्लिश किया गया। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड किया गया था उस प्रोजेक्ट के लिए। और साथ में एनर्जी और एजुकेशन, हेल्थ, इन
इस इन पहलू पे वर्ल्ड बैंक लोन देता है। इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे जो आईएमएफ है। आईएमएफ क्या करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करता है, जो पूरे विश्व में है कि कहीं कोई कंट्री कर्ज में ना डूब जाए, उनके ऊपर मॉनिटर भी करता है। ये आईएमएफ का कार्य है। एक तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और जो करेंसी के जो जैसे इंडिया है, इंडिया की क्या कंडीशन है उसमें एक देख रेख करेगा साथ में। और दूसरा है दोस्तों एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, बैलेंस ग्रोथ ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड किस तरीके से हो रहा है किसी कंट्री का। जैसे आप श्रीलंका है, श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व है वो ख़त्म हो चुका है और लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर फॉरेक्स बचा हुआ है, कि फॉरेक्स उसको भी बचाए साथ में, और जो ट्रेड है वो स्टेबल हो। ओके, बैलेंस ग्रोथ ऑफ ट्रेड को बैलेंस करना है। और साथ में ये एक फोरम है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन का, जहाँ पर सभी देश मिलके जो मॉनेटरी है उसमें सहयोग करें, फाइनेंशियल असिस्टेंट के थ्रू या टेक्निकल असिस्टेंट या फाइनेंशियल असिस्टेंट के थ्रू आप एक दूसरे कंट्री को सपोर्ट करें। एक ऐसा मंच आपको ये आईएमएफ है जिसमें आप ग्लोबली फाइनेंशियल के बारे में आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, और टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करना अगर कोई कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफ़िकल्टी फेस कर रही है। दोस्तों जैसे इंडिया 1991 की बात है कि इंडिया में जो फॉरेक्स रिजर्व था वो आपका लगभग 15 दिन का बचाव था, फॉरेक्स रिजर्व मात्र। तो आईएमएफ ने इस पहलू पे भारत की मदद की और भारत को लोन प्रोवाइड किया, और साथ में ही उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी कि भारत को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में फोकस करना चाहिए। तो इसी के साथ हम समझ सकते हैं कि जब आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है तो साथ में गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। दोस्तों जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में है, सबसे पहली सिमिलरिटी है ओन्ड एंड डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर नेशन। जो दोस्तों आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो जैसे भारत से ये भी रिप्रेजेंटेशन होगा, तो भारत से जो रिप्रेजेंट करेगा वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करेगी। जैसे आईएमएफ में आप या भारत का जो फाइनेंस मिनिस्टर है या आरबीआई का गवर्नर है, ये भारत को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। और हर कंट्री की तरफ से चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी होते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साथ में। और सेकंड जो सिमिलरिटी है दोनों में जो समानता है, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑन अर्थ इज़ अ मेंबर ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशन। दोस्तों अगर कोई कंट्री आईएमएफ का मेंबर है तो वर्ल्ड बैंक का मेंबर भी होगा। ये दोनों में सिमिलरिटी है, लगभग इस जो अर्थ में है वो दोनों के मेंबर है। जितनी भी कंट्री है वो दोनों जो फोरम है, दोनों मंच के जो सदस्य है। इसमें थर्ड सिमिलरिटी है बोथ कंसर्न देमसेल्फ विद इकोनॉमिक इशू। जो कंट्री के जो इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं इसके बारे में भी वो कंसर्न, इसमें ही वो दोनों में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में जो कंट्री के इकोनॉमिक इशू है उसे हैंडल करने के लिए, जैसे इंडिया को कभी अगर कोई भारत में जैसे प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके लिए भी वो इकोनॉमिक जो इशू है ये, इसके लिए वर्ल्ड बैंक सहायता प्रोवाइड करेगा। और ये आईएमएफ से तो नहीं लेगा स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो लोन नहीं देता है। और दोस्तों चौथा फंक्शन है द बोथ फोकस ऑन ब्रॉडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक ऑफ देयर मेंबर नेशन। दोनों का कार्य है कि एक कंट्री में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ले आई जाए और इकोनॉमिक मजबूत किया जाए एक देश को। और इसका छठा फंक्शन है होल्ड जॉइंट एनुअल मीटिंग। दोनों मिलके ये जॉइंट मीटिंग करते हैं और डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन डिस्कस की जाए। और एक इम्पोर्टेंट सातवां जो सिमिलरिटी है, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, याद रखना है। आपको कंफ्यूज कर सकता है जेनेवा से, तो आपको याद रखना है दोनों के आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। और इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद जो सिमिलरिटी है शेयर जॉइंट टास्क फोर्स एंड रिसर्च एफर्ट। दोनों की जो टास्क फोर्स है वो दोनों की लगभग सेम ही है। दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंसेस है। तो दोस्तों जो सबसे पहला डिफरेंस है,
जो आईएमएफ का कार्य होता है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, किसी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखना, इकोनॉमिक स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक स्थिति को अच्छी तरीके से बनाए रखना, ये आईएमएफ का कार्य है। जो वर्ल्ड बैंक का कार्य है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जो डेवलपमेंट होता है, विकास के लिए कार्य करता है, आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है। और दूसरा डिफरेंस इसमें साइज में, एक आईएमएफ का साइज छोटा है और 2300 स्टाफ मेंबर है, और जो वर्ल्ड बैंक है उसका साइज जो है 7700 स्टाफ मेंबर है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो इसमें जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो मेनली यूनिटरी ऑर्गेनाइजेशन, 4 क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन दोस्तों होता है, पहली क्रेडिट लाइन आपका होगा कि जिसमें इंटरेस्ट रेट कम होगा, डिफरेंट रहती है इस प्रकार से। सेकंड में थोड़ा ज़्यादा होगा, थर्ड के लिए थोड़ा ज़्यादा। अगर कोई कंट्री मान लीजिए पहली बार लोन लेती है तो उसका जो क्रेडिट लाइन होगा वो कम रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसका स्ट्रक्चर जब आपको समझाऊंगा आईएमएफ के बारे में वोटिंग राइट के हिसाब से, तो आपको समझ आएगा। इसमें कंट्री साथ में रुपए वो भी जमा कराती है, तो उसका जो 25% है वो गोल्ड के रूप में रहता है। अगर आप उसमें से कुछ परसेंट लोन लेंगे तो वो आपको क्रेडिट लाइन बहुत कम होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.5%। अगर आप दूसरी बार लोगे तो ज़्यादा होगा क्रेडिट लाइन, इस तरीके से। इसे हम बाद में समझेंगे। और जो वर्ल्ड बैंक होता है, इसके जो वर्ल्ड बैंक का बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन विद 2 मेजर इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक के जो 2 महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूशन है, IBRD एंड ITA, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर दोस्तों 5 ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अगली स्लाइड में। तो दोस्तों जो इसमें 5 में से जो 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये क्या करता है, क्रेडिट जो इशू करता है कंट्री को, ITA और IBRD। इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे इसके अगली स्लाइड में, अभी आपको ये याद रखना है सिर्फ। और दूसरा इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों के जो मेंबर है 188 मेंबर है, 188 मेंबर है। और ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है इनके प्रोवाइड एडवाइस और असिस्टेंट। अगर IMF लोन देगा किसी भी कंट्री को तो वो एडवाइस भी देगा साथ में। जैसे इंडिया ने लोन लिया था 1991 में, तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया को उन्होंने गाइडलाइंस भी दी साथ में एक हिसाब से धमकी देगा किसी कंट्री को कि आपको ये करना है। इसके बाद उन्होंने IMF ने कहा LPG रिफॉर्म इंडिया में लागू करने। जब 1991 में इंडिया की सिचुएशन काफ़ी बदतर हो चुकी थी, तो IMF से भारत ने लोन लिया। तो उसके बाद भारत ने आज तक कभी IMF से लोन नहीं लिया। और तो जो वर्ल्ड बैंक का जो ऑपरेशन है वो सिर्फ लैंडिंग प्रोवाइड करता है, वो टेक्निकल एडवाइस नहीं देगा, सिर्फ टेक्निकल एडवाइस नहीं देगा। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है IMF का वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, और जो वर्ल्ड बैंक का है वो सिर्फ उधर पैसा लैंड करना है। मैक्रो इकोनॉमिक दोस्तों होती है जब हम पूरी कंट्री को कंसीडर करते हैं, पूरी कंट्री को लेके चलते हैं, तो वो होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक। जब हम इंडिविजुअल में लेते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि इंडिया ने सबसे पहले वर्ल्ड बैंक से कब लोन लिया था। इंडिया ने सबसे पहले $34 मिलियन का जो लोन लिया था IBRD से 1948 में लिया था। मैंने आपको बताया था क्या है, इंस्टीट्यूशनल फॉर बैंकिंग रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये 5 इंस्टीट्यूशन के अंडर में ये IBRD सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है। अभी हम इसके बाद अभी 1 से 2 स्लाइड में हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक के 5 जो इंस्टीट्यूशन, उसका एक इंस्टीट्यूशन है IBRD। सबसे पहले कब लोन लिया था आपको याद रखना है, 1948 में रेलवे रिहेबिलिटेशन के लिए, रेलवे को पूर्ण तरीके से स्थापित करने के लिए, उसके लिए हमने लोन लिया था 1948 में। उसके बाद से इंडिया जो वर्ल्ड बैंक का है लार्जेस्ट कंट्री प्रोग्राम, उसके बाद से इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम हैं वर्ल्ड बैंक की सहायता से इंडिया में लोन लेते रहे हैं। तो दोस्तों आपको
अब हम बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक का क्या उद्देश्य, टारगेट क्या है उनके जो आने वाले समय में। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का जो सबसे पहला मेन टारगेट है वो 2015 में सेट किया गया था, जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है हमारे, ये देख सकते हैं आप कि कोई भी पॉवर्टी नहीं रहनी चाहिए, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलनेस और क्वालिटी एजुकेशन फोर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो इनमें से जो 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें मेन फोकस उन्होंने रखा। सबसे पहला जो मेन फोकस था वो था आपका एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो अत्यधिक जो गरीबी है उसे ख़त्म करना। एंड एमंग द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी इज गोल नंबर 1। जो पहला जो गोल नंबर है 1 है वो है आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, ख़त्म करना, उन्मूलन करना। ये पहला गोल है वर्ल्ड बैंक का। और दोस्तों जो ओवर द पास्ट ईयर द वर्ल्ड बैंक हैज़ मेड सेवरल कमिटमेंट रिलेटेड टू द 2030 डेवलपमेंट एजेंडा। 2030 तक क्या करना है इन्होंने, जो आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी उसे ख़त्म करना। दोस्तों जो कितनी लोग पॉवर्टी में रहते हैं पूरे विश्व में, 400 बिलियन, लगभग आप देख सकते हैं कि 40% पॉपुलेशन वर्ल्ड की एक्सट्रीम पॉवर्टी, 40% से भी ज़्यादा। तो उसे आपको क्या करना है, इरेडिकेट करना है। वर्ल्ड बैंक ने कहा था सबसे पहला गोल है इनका ये। और दूसरा जो गोल है वर्ल्ड बैंक का, दूसरा गोल है आपका दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो 2015 में कि नियरली 800 मिलियन पीपल एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे, काफ़ी गरीबी में रह रहे, जिनकी जो इनकम है पर कैपिटल इनकम $1.9 पर डे है, और इस $1.9 से भी कम है। 800 मिलियन दोस्तों, 80 करोड़ लोग। तो इसे कितना करना है, 3% तक करना है 2030 तक। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कितने हैं हमारे, 17। वो वर्ल्ड बैंक ने सेटअप की है कि 2030 तक हमने इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को वो अचीव करना है। तो उसी में से 2 गोल है। पहला मैंने आपको बताया था कि जो आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक ने 2015 में कहा था कि जो पॉवर्टी, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसे रिड्यूस करनी, क्योंकि वर्ल्ड की जो लगभग 40% पॉपुलेशन क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, उसे रिड्यूस करनी है। और दूसरा कहा था कि जो 80 करोड़ जो पीपल है वर्ल्ड में, जो उनकी इनकम है वो $1.9 से भी कम है। तो 2030 तक क्या करना है कि 3% पॉपुलेशन या उससे कम उनकी इनकम $1.9 तक करनी है। अभी कितनी है, लगभग 80 करोड़ लोग हैं। तो बाद में कितना करना है आपको, 3% तक ये लाना है। दोस्तों अब हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक के 5 मेन इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले आता है दोस्तों इंस्टीट्यूशनल फॉर बैंकिंग रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूशनल फॉर बैंकिंग रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पूर्व निर्माण एंड और विकास बैंक। दूसरा आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। और तीसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम दोस्तों जो इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन है, ये सबसे बड़ा इसमें से वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में से सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। चौथा आता है आपका मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे कहा जाता है निवेश गारंटी एजेंसी। पांचवा आता है आपका विवाद निपटान केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ICSD। इसके 5 इंस्टीट्यूशनल पिलर है। एक क्वेश्चन आपका पीसीएस में पूछा गया था कि जो मीगा है वो किसका इंस्टीट्यूशन है। वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल बैंक ऑप्शन थे आपके, वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल बैंक, और तीसरा था आपका UNFC
या नन ऑफ दीज। ऑप्शन मेरे को ढंग से याद नहीं है दोस्तों, तो आप इन ऑप्शन में से बताना। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका आप राइट आंसर देख सकते हैं, जो हम पढ़ा रहे इसी का एक ऑर्गेनाइजेशन है मीगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन किसका ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक संगठन है। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे आईएमएफ के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में। ये भी आपका ब्रुटन लैंड जो कमीशन था, ब्रंटलैंड कमीशन, उसके थ्रू बनाए गए थे। 3 बनाए गए थे। आपका WTO जिसे उस टाइम गेट किया गया था। फिर 1995 में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसे गेट से WTO बनाया गया था। फिर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हमने वर्ल्ड बैंक ग्रुप पढ़ दिया है। तो तीसरा अभी हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और दोस्तों इसमें 190 कंट्री है, 189 यूएन कंट्री और एक कोसोवो है। तो दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि आईएमएफ में जो सबसे कम जो वेल्थ है कौन सी कंट्री का है। तो दोस्तों मैं आपका इसका आंसर बता देता हूँ। तुवालू एक कंट्री है, सबसे कम जो शेयर है आईएमएफ का वो तुवालू के कंट्री के पास है। तो दोस्तों हमने देखा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में है और 190 कंट्री है, 189 यूएन कंट्री है। जो कोसोवो है यूएन कंट्री नहीं है, फिर भी इसके मेंबर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज आपसे पूछ सकते हैं कौन सी है, इंग्लिश। आपसे कंफ्यूज कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो एक से ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको ऑप्शन में दिया होगा कि इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश और रेमनी भी एंड ऑल ऑफ द एबव। तो आपको याद रखना कि इसकी एक मात्र ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। जो अभी के टाइम में जो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिनिया जॉर्जीविया, जो 2019 से है। अगर हम आईएमएफ की टेन्योर की बात करें तो 5 ईयर इसका टेन्योर होता है। 5 साल तक आप इसके एमडी रह सकते हैं और फिर री एलिजिबल है, आप दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। इसे दोस्तों हम डीपली पढ़ेंगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर क्या क्या है, इसे भी हम आगे अभी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर इसकी बजट की बात करें 2022 में हाल ही में इसका जो बजट आया था हर साल के अकॉर्डिंग $1.2 बिलियन आया था। इसके जो ऑर्गन होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रहते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे, गीता गोपीनाथ। दोस्तों वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो मैंने आपको 5 इंस्टीट्यूशन बताए थे, तो इसमें से मैंने आपको इसके बारे में डीपली नहीं बताया था, तो मैं एक बार बता लेता, फिर आईएमएफ कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो मैंने बताया था जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो इंस्टीट्यूशन है IBRD, इंस्टीट्यूशनल फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इसका कार्य क्या होता है, लोन्स प्रोवाइड करना। जो मिडिल इनकम कंट्री है और लो इनकम कंट्री है उनको लोन प्रोवाइड करना। और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या करता है, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है। इसमें कोई भी आपको वो नहीं लगेगी, करे नहीं लगेगी। और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट पोरेस्ट ऑफ कंट्री। ग्रांट्स क्या होता है, जो आप रुपए पोरेस्ट कंट्री, गरीब कंट्री को आप जो रुपए देते हैं, रुपए या डॉलर देते हैं, तो वो आपको ग्रांट्स के फॉर्म में, मतलब वो आपको वापस नहीं देने पड़ेंगे। और इंटरनेशनल फाइनेंस जो कॉरपोरेशन है ये प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये प्रावधान करता है, बताता है कि गाइडलाइंस देता है कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए कार्य किया जाए। इनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। और चौथा है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी। ये क्या करता है, जो प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए आपके, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनकी जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर करना है, कहीं ये नहीं कि पैसा खा के निकल जाए, और उनके जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करना।
और पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ये क्या करता है, समझौता करता है, कंसीलेशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी दो कंट्री के बीच में तो कंसीलेशन करेगा। कंसीलेशन होता है समझौता, किस तरीके से, लिटिगेशन के थ्रू। अगर कंसीलेशन में दोस्तों ये होता है कि जो आप अगर कोई आपका कोई डिस्प्यूट है इन्वेस्टमेंट का, तो आप यहाँ पर फाइल करेंगे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। और आर्बिट्रेशन होगा अगर तीसरी कंट्री मिलके मतलब अगर इन दो के बीच के डिस्प्यूट है, मान लीजिए ए और बी का, एक सेकेंड, ए और बी का डिस्प्यूट है और सी बोलेगा कि मैं तुम दो का डिस्प्यूट को क्या करूँगा, आर्बिट्रेट करूँगा, इन दोनों के बीच में क्या करूँगा, आर्बिट्रेट करूँगा। जैसे इंडिया का जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, इंडस वाटर डिस्प्यूट था, वो किसने आर्बिट्रेट किया था, किसकी मध्यस्थता में हुआ था, वो हुआ था आपका वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में। तो दोस्तों हमने 5 इसके इंस्टीट्यूशन पढ़ दिए, तो मैं आपको हिंदी में भी बताता इसके बारे में। ये देखिए दोस्तों, पहला है पूर्व निर्माण और विकास बैंक। ये क्या करेगा, आपको जो मिडिल क्लास जो कंट्री है और लो मिडिल क्लास कंट्री है उसे क्या करेगा, लोन्स प्रोवाइड करेगा। और दूसरा हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ क्या करेगा, विकास के लिए जो लोन प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ जो गरीब देश है इनको ग्रांट्स प्रोवाइड करेगा। ग्रांट्स होता है कि जो रुपए आपने दे दिए वो वापस नहीं आएंगे, एक तरीके से हेल्प, दान, एक तरीके से कह सकते कि दान। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त आयोग, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन। ये क्या करेगा दोस्तों, आपके जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, उनके जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करेगा। और चौथा है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एजेंसी, निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और इसे कह सकते हैं निवेश गारंटी एजेंसी। ये क्या करेगा, आपका जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, या कह सकते हैं आप इंस्टीट्यूशनल जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनके जो इंटरेस्ट को है उसे उनके लिए आपको गाइडलाइंस देगा और उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अच्छे से। और पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट डिस्प्यूट, ICSD, या कह सकते हैं विवाद निपटान केंद्र। ये क्या करेगा, आपका मैंने बताया था कंसीलेशन और आर्बिट्रेशन। ये कोई विवाद होगा उसे या तो मध्यस्थता के थ्रू सॉल्व करेगा, निपटारा करेगा, या तो इसका निपटारा कैसे करेगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट में आपका केस, मुकदमे के थ्रू केस फाइल होगा और उसके बाद जो केस जीतेगा तो इस तरीके से आपका जो डिस्प्यूट है, विवाद है, वो सॉल्व होगा। तो दोस्तों आखिर में हम देखते हैं जो IMF है उसमें जो करेंसी है उसके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि लेक्चर लगभग 28 मिनट का हो गया। तो दोस्तों जो IMF की जो करेंसी है वो है आपकी, जो मेनली जो करेंसी यूज़ होती है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। ये कब से इंट्रोड्यूस हुई, कब से लागू हुई, 1969। उससे पहले दोस्तों क्या होता था कि जो SDR नहीं था, उससे पहले जो करेंसी होती थी मेनली US डॉलर होता था। US डॉलर को दोस्तों यूज़ मेनली होता था इसमें IMF की करेंसी में। लेकिन दोस्तों इससे US को बहुत नुकसान हो रहा था। कैसे, ये हम समझते हैं। दोस्तों US जो था वो आपका जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम रखा था। जैसे 1 ऑनस होता है, गोल्ड रखेगा, अगर आपको 1 ऑनस गोल्ड रखेगा अगर आपको 35 US डॉलर के थ्रू। दोस्तों 1 ऑनस गोल्ड कितना होता है, एक सेकंड, 1 ऑनस गोल्ड होता है लगभग 31.9 ग्राम होता है। उसके लिए US क्या करता था, 35 डॉलर रख लेता था साइड में। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, महंगाई बढ़ते गई, तो अदर कंट्री क्या करती थी, जो US डॉलर लेके जो 35 US डॉलर लेके दोस्तों एक महंगाई बढ़ गई तो वो क्या करती थी, 40 ग्राम इससे गोल्ड ले लेती थी। तो इससे US का नुकसान हो रहा था।
तो यूएस ने क्या करा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बोला कि अब हमारे बस का नहीं, इससे हमारे पूरे इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसी के लिए आपने एसडीआर इंट्रोड्यूस की गई। एसडीआर में कौन कौन सी करेंसी आती है? एसडीआर में दोस्तों 5 करेंसी आती है। सबसे पहले आपका देख सकते हैं डॉलर। डॉलर सबसे ज़्यादा है 42%, और सेकंड नंबर में आप देख सकते हैं यूरो, और ये देख सकते हैं आप सेकंड नंबर में आपका यूरो है, और फिर आपका थर्ड नंबर में है येन, चाइनीज़ येन, चाइनीज़ युआन, या इसको रेमनीबी भी कहते हैं। ये हाल ही में 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ है। और फिर आपका पाउंड स्टर्लिंग भी है। पाउंड स्टर्लिंग दोस्तों ये नीचे, ये यूरो है, एक पाउंड स्टर्लिंग है, और एक आपका है जापानी येन। ये 5 करेंसी आती है एसडीआर में, पूछ सकते हैं। एसडीआर कब से इंट्रोड्यूस किया गया? 1969 में। उससे पहले क्या होता था? यूएस होता था। यूएस कौन सा सिस्टम फॉलो करता था? गोल्ड को गिरवी रखता था, गोल्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज रिजीम, GSER। इसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, अगर आप अच्छे से प्यार करते हैं हमारे लेक्चर को। तो 1969 में उन्होंने क्या करा, इन 5 करेंसी का मिलके आपका एसडीआर बनाया। सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? आपका डॉलर का है इसमें। तो दोस्तों अब हम एक देखेंगे कि किस तरीके से करेंसी का क्या क्या इसमें वोटिंग प्रेफरेंस है। सबसे ज़्यादा दोस्तों शेयर है आईएमएफ में यूएस का है 16.5%। 2010 तक तो दोस्तों लगभग 25% शेयर यूएस के थे, लेकिन 2010 में आईएमएफ ने रिफॉर्म किया। इसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा इसके बाद। सेकंड नंबर में आपका जापान है, चाइना 6.1% है, और इंडिया 8वें नंबर में 2.6%। तो दोस्तों आईएमएफ क्या करता है, अगर आप लोन लेते हैं तो जैसे इंडिया ने 2.6% जमा करे, लगभग 8 बिलियन के अप्रॉक्स हो गए। तो दोस्तों इसमें से क्या करेगा, 25% आपको गोल्ड के फॉर्म में रखने पड़ेंगे डिपॉजिट, और जो 75% है ये आप गोल्ड, 25% आप गोल्ड और यूएस डॉलर में भी रख सकते हैं, लेकिन जो 75% है आप किसी अदर करेंसी में या अपनी करेंसी में भी रख सकते हैं। ये सिस्टम है इसका। इंडिया 8वें नंबर में, 2010 से पहले इंडिया 11वें नंबर में था, लेकिन 2010 में आईएमएफ ने रिफॉर्म किया। दोस्तों चलो मैं संक्षेप में बताता हूँ। दोस्तों पहले क्या हो रहा था कि जो यूएस था उसके लगभग 25 से 26% शेयर था इसमें। तो इससे क्या होता है, जिसके पास जितना शेयर होगा, जितना पैसा जमा करेगा आईएमएफ में, डॉलर जमा करेगा, डॉलर गोल्ड, तो उस हिसाब से आपको वोटिंग पावर दी जाएगी। लेकिन 2010 में ये पहले से 2010 में एक संशोधन किया गया, इसमें रिफॉर्म किया गया है कि जो शेयर है डेवलपिंग कंट्री को ज़्यादा दिए जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, जो इंडिया का पहले शेयर था 2.3%, उसे 2.6% तक बढ़ा दिया, और चाइना का शेयर था 3.6 के अप्रॉक्स, इसे लगभग 6.1 तक कर दिया। इससे इनकी वोटिंग पावर भी बढ़ गई। लेकिन इससे दोस्तों एक साइड इफेक्ट है कि जो पुअरेस्ट कंट्री थी, अफ्रीकन कंट्री, उनके जो शेयर थे, वोटिंग पावर वो गिर गई थी, और जो डेवलपिंग कंट्री इंडिया, चाइना और कई अदर कंट्री जैसे साउथ अरेबिया, इनकी सब वोटिंग पावर और जो शेयर थे आईएमएफ में वो बढ़ गए थे। इससे दोस्तों क्या फ़ायदा होगा कि सभी डेवलपिंग कंट्री को भी इनमें इंस्टीट्यूशन में आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, और एक हेल्थी डिस्कशन होगा, और एक अच्छा विकास होगा, एक ट्रांसपेरेंसी होगी इस आईएमएफ में। दोस्तों हमने ये सब देख लिया है, एसडीआर, आईएमएफ। तो दोस्तों आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट और आने वाले बहुत सारे महत्वपूर्ण लेक्चर के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।